नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड पर। हमारे पास ना इसकी एक समीक्षा भी है, रिच डैड पुअर डैड, एक वित्तीय समीक्षा। तो देखते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या खास है, क्यों इतनी पॉपुलर हुई ये, और क्या सच में ये पैसे की आज़ादी का रास्ता बताती है। चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं समीक्षा की मदद से। तो पहले किताब का बेसिक आइडिया समझ लेते हैं। कियोसाकी दो पिताओं की कहानी सुनाते हैं। एक तो उनके खुद के पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी थी, पर हमेशा पैसों को लेकर परेशान रहते थे। हाँ, और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर एक सफल निवेशक और बिजनेसमैन थे। और किताब का मेन पॉइंट यही है कि हमारी जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है ना, बिल्कुल, वो हमें पैसे के बारे में कुछ सिखाती ही नहीं। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तो निवेश, अपना काम शुरू करने और पैसे की समझ से आती है। सही कहा। और यहीं से किताब का शायद सबसे जरूरी सबक आता है, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क, संपत्ति और देनदारी। हाँ, ये तो बहुत सुना है इसके बारे में। संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो, या स्टॉक्स जिससे डिविडेंड मिले, या कोई बिजनेस। ठीक है। और लायबिलिटी यानी देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे आपकी कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज वगैरह। अच्छा, और वो जो एक कंट्रोवर्शियल बात है कि अपना घर भी लायबिलिटी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, किताब के हिसाब से अगर आपका घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, जैसे लोन की किश्तें, मेंटेनेंस, टैक्स, तो वो टेक्निकली एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं, जब तक वो आपको कमा कर ना दे। ये बात तो सोचने वाली है। बहुत से लोग इस पर शायद सहमत ना हो। सही। और यहीं पर वित्तीय शिक्षा मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आती है। कियोसाकी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि स्कूल सिस्टम हमें ये जरूरी चीजें नहीं सिखाता, जैसे बजट बनाना, इन्वेस्ट करना, हाँ, या अपना बिजनेस कैसे चलाएं। वो कहते हैं कि ये सब खुद सीखना पड़ता है, पैसे की समझ खुद बनानी पड़ती है। और एक माइंडसेट शिफ्ट की भी बात है शायद, मतलब सोचने का तरीका बदलना। बिल्कुल। रिच डैड का नजरिया था कि पैसे को एक टूल की तरह देखो, मौके ढूंढो, जबकि पुअर डैड जॉब सिक्योरिटी और सेविंग्स पर फोकस करते थे। तो ये किताब कहती है कि एम्प्लॉय की तरह नहीं, एक इन्वेस्टर या बिजनेस ओनर की तरह सोचो। मतलब वो रैट रेस से निकलने वाली बात। एग्जैक्टली। और इसमें एक और अहम बात है रिस्क लेने की, कैलकुलेटेड रिस्क। अच्छा, मतलब हमेशा सेफ खेलना ठीक नहीं? किताब के अनुसार नहीं। आर्थिक तरक्की के लिए सोचे समझे जोखिम उठाने पड़ते हैं, फेलियर से सीखना होता है और आगे बढ़ते रहना होता है। सिर्फ सुरक्षित रहकर आप अमीर नहीं बन सकते, ऐसा उनका मानना है। सुनने में तो ये सब बहुत मोटिवेटिंग लगता है, और शायद इसीलिए ये किताब इतनी हिट हुई। इसने लाखों लोगों को पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने पे मजबूर किया होगा। हाँ बिल्कुल, पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट बहुत लोगों तक इसी किताब से पहुंचा, और कहानियों के जरिए समझाया है तो मुश्किल बातें भी आसान लगती हैं। सही कहा। लेकिन क्या इसमें कुछ कमियां भी है? समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? हाँ, कमियां भी हैं और समीक्षा में उनका जिक्र है। सबसे बड़ी आलोचना ये है कि इसमें फिलॉसफी ज्यादा है, पर प्रैक्टिकल कैसे करने वाली सलाह थोड़ी कम है। मतलब सोच तो बदल दी, पर अब करें क्या? अच्छा, मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। नहीं, उतनी नहीं। और कुछ लोगों को लगता है कि जो मुख्य बातें हैं वो बार बार दोहराई गई हैं, रेपिटेटिव है थोड़ी। और वो विवादास्पद सलाह वाली बात, जैसे कर्ज लेकर निवेश करना। हाँ, लिवरेजिंग, जैसे रियल एस्टेट में। किताब इसकी बात करती है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। इसमें काफी रिस्क हो सकता है, खासकर अगर आपको पूरी जानकारी ना हो। ये तो है, हर सलाह हर किसी के लिए फिट नहीं बैठती। बिल्कुल। और समीक्षा यही पॉइंट उठाती है कि कुछ सलाहें थोड़ी ज्यादा सामान्य हैं, या शायद हर मार्केट या हर व्यक्ति के लिए सही ना हो। फाइनेंशियल सलाह वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकती। तो फिर ये किताब आखिर किन लोगों को पढ़नी चाहिए? कौन है इसके सही रीडर? देखिए, मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल नए हैं, पहला कदम रखने के लिए। ठीक है। या फिर जो लोग अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, या जो 9 to 5 वाली जॉब से कुछ अलग करना चाहते हैं। ये किताब ना पैसे को लेकर आपकी सोच को चैलेंज करती है, आपकी मानसिकता बदलने में मदद कर सकती है। मतलब ये एक तरह से माइंडसेट शिफ्ट वाली किताब ज्यादा है, प्रैक्टिकल गाइड कम। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये आपको क्यों सोचना सिखाती है, पर कैसे के लिए शायद आपको और भी किताबें या रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे। ये निवेश की बारीकियों में नहीं जाती,
पर आपकी सोच को झकझोरती जरूर है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी शुरुआत हो सकती है किताब। हाँ, आर्थिक साक्षरता की यात्रा शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है, पर इसे आखिरी किताब नहीं समझना चाहिए। इसके बाद और गहराई में जाना जरूरी है। अंतिम विचार। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हम अक्सर एसेट यानी संपत्ति को पैसे या प्रॉपर्टी से जोड़ते हैं, है ना? पर क्या हमारा वक्त, हमारी नॉलेज, हमारी स्किल्स, क्या ये हमारी सबसे कीमती संपत्ति